रात के 2 बजे मुंबई सो रही होती है, लेकिन कुछ इलाकों में नींद नहीं आती। वहां सन्नाटा भी चीखता है। यह शहर जहां करोड़ों सपने पलते हैं, उसी जमीन के नीचे पलता रहा एक अंधेरा जिसका नाम था अंडरवर्ल्ड। कोई इसे भाई कहता था, कोई गॉडफादर, लेकिन सच ये था कि एक वक्त था जब इस शहर की धड़कन किसी पुलिस वाले के नहीं बल्कि गैंगस्टर की मर्जी से चलती थी। साल 1950। मुंबई का बंदरगाह दुनिया भर के माल से भरा हुआ था। इन्हीं मालगाड़ियों और कंटेनर्स में छुपकर आता था सोना, चांदी, विदेशी घड़ियां और इंपोर्टेड सामान। यहीं से उठता है एक नाम, हाजी मस्तान मिर्जा। तमिलनाडु से आया एक गरीब लड़का जिसने अपनी पहली कमाई एक कुली के तौर पर की, लेकिन जब देखा कि असली पैसा कहाँ है तो उतर गया स्मगलिंग की दुनिया में। सफेद कुर्ता, सुनहरे चश्मे और लंबी कारों का काफिला। हाजी मस्तान ने अपराध को स्टाइल में पेश किया। वो डॉन था, लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार। उसका खुद का एक नैतिक कोड था, गांवों में मदद करो, गरीबों को पैसा दो और बच्चों को स्कूल भेजो। लेकिन मस्तान सिर्फ तिजोरी नहीं भरता था, वो बॉलीवुड की चमक से भी जुड़ता गया। राज कपूर, दिलीप कुमार, ये सब उसके मेहमान हुआ करते थे। मुंबई की गलियों में एक और नाम तेजी से बढ़ रहा था, करीम लाला। अफगान मूल का ये आदमी पठान गैंग का सरगना था। उसके लोगों के हाथ में होते थे हथियार और आंखों में होता था मौत का हौसला। हफ्ता वसूली, खून खराबा और अदालत के बाहर फैसले, पठान गैंग के अंदाज अलग थे। हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों का एक ही शहर, एक ही कारोबार, लेकिन टकराव नहीं बल्कि समझदारी से बांटी थी मुंबई। मस्तान को बंदरगाह चाहिए था, लाला को इलाके। और फिर शामिल हुआ एक तीसरा खिलाड़ी, वरदा भाई, वरदराजन। तमिलनाडु का गरीब लड़का जो मुंबई आया था पेट पालने, लेकिन बन गया चेंबूर और माटुंगा का डॉन। उसका काम था जुआ, दारू, हफ्ता और धार्मिक सेवा। वो मंदिर बनवाता था, त्योहारों में दान देता था, लेकिन जो उससे उलझे वो जिंदा नहीं बचता था। अब मुंबई के 3 हिस्से थे, हाजी मस्तान, बंदरगाह और बॉलीवुड करीम लाला। अफगानी गली और ताकत वरदा, साउथ का इलाका और धार्मिक कनेक्शन, तीनों एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और साथ मिलकर बनाया मुंबई माफिया का अनऑफिशियल समझौता। और तय पर लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने एक छोटे मोटे बदमाश को बना दिया अंडरवर्ल्ड का अगला राजा। दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर हिम्मत, ताकत और खून में उबाल लिए चलता था। साल 1981 में शब्बीर को मार गिराया गया, मुंबई के ही एक होटल के बाहर। ये हत्या थी, पठान गैंग की साजिश, और ये बना दाऊद की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब मामला सिर्फ हफ्ता वसूली या स्मगलिंग का नहीं था, अब यह था बदला। दाऊद ने शब्बीर की मौत के बाद एक एक को खोज कर मारा। धीरे धीरे पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड ने जाना, अब असली भाई आ गया है। डी कंपनी का जन्म हुआ। डी मतलब दाऊद। और अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ थे सैकड़ों शूटर, कई अफसर, कुछ नेता और लाखों का कारोबार। साल 1984 दाऊद ने भारत से भागकर शरण ली दुबई में, लेकिन बाहर बैठकर उसने सिर्फ नजारा नहीं देखा, उसने पूरा शहर चला दिया। अब उसका काम था सोना, हथियार, ड्रग्स, हवाला और फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री तक डी कंपनी का पैसा पहुंच चुका था। कुछ निर्माता डर से तो कुछ लालच से दाऊद से जुड़े। इस समय तक डी कंपनी एक अपराध सिंडिकेट बन चुकी थी जो पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और भारत तक फैली थी। दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल माफिया था। दाऊद इब्राहिम का नाम अब केवल मुंबई तक सीमित नहीं था, अब वो नाम था एक ऐसा खौफ जो सरहदें पार करता था। लेकिन अभी वो अध्याय बाकी था जो इतिहास में दर्ज हुआ, भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के रूप में। 1993 मुंबई बम धमाके। डी कंपनी अब एक क्राइम सिंडिकेट नहीं बल्कि आतंकवाद का चेहरा बन चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है अंडरवर्ल्ड का सबसे काला अध्याय। साल था 1992। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और देश की फिजा में जहर घुल गया। मुंबई, जो हमेशा आर्थिक राजधानी रही, अब सांप्रदायिक तनाव से जल उठी। हिंदू मुस्लिम दंगे फूट पड़े, हजारों दुकानें जलीं, सैकड़ों घर बर्बाद हुए और दोनों समुदायों की लाशें बिछीं सड़क पर, गलियों में और अखबारों की सुर्खियों में। इन्हीं दंगों का बदला लेने के लिए एक प्लान बना जो इतिहास में दर्ज हो गया।
एक ऐसे दिन के रूप में जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। इस प्लान का मास्टरमाइंड था टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद आदमी, जो खुद को एक असली मुसलमान समझता था और मुंबई को सबक सिखाना चाहता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, इन सभी ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन बॉम्बे ब्लास्ट। दुबई और कराची में बैठकर बनाई गई योजना में 10 से अधिक बम प्लांट करने की तैयारी हुई, जिन्हें तस्करी करके मुंबई लाया गया। आरडीएक्स, टाइमर, डेटोनेटर और एक साइलेंट नेटवर्क। 12 मार्च 1993, दोपहर के 1:30। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विस्फोट। कुछ ही मिनट बाद एयर इंडिया बिल्डिंग, झावेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, सीरियल बम धमाके, एक के बाद एक 12 स्थानों पर बम फटे। 260 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए, 700 से अधिक घायल। पूरा शहर, पूरा देश सदमे में था। फोन बंद, खून हर तरफ, पुलिस स्तब्ध। यह भारत पर हुआ पहला कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक था और उसके पीछे था डी कंपनी। धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम फरार हो गया, पहले दुबई फिर पाकिस्तान। सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं वो कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है, जहां उसके पास सुरक्षा, धन और राजनीतिक संरक्षण है। भारत ने उसका नाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन आज तक दाऊद नहीं मिला। वो हर साल उमरा करता है, लेकिन उसके हाथ पर लहू है, सैकड़ों मासूमों का लहू। दाऊद अब भी जिंदा है, उसकी डी कंपनी अब भी काम कर रही है, फिल्म फाइनेंसिंग, हवाला, नकली करेंसी और आतंकी फंडिंग में। लेकिन भारत अब चुप नहीं है। रॉ, एनआईए और स्पेशल एजेंसियां एक एक सुराग तलाश रही हैं। इस देश की मिट्टी ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वक्त है कि मुंबई के उस काले इतिहास को इतिहास ही बनने दिया जाए और भारत फिर कभी न झुके, न रुके, न डरे। 1993 के धमाकों के बाद मुंबई पुलिस को समझ आ गया था, अब अपराधियों को पकड़ने से नहीं, उन्हें मिटाने से ही शहर को बचाया जा सकता है। एक विशेष यूनिट बनाई गई, नाम रखा गया एनकाउंटर स्क्वाड। इस दस्ते का काम था डी कंपनी और दूसरे गैंग्स के शूटर्स को खुलेआम गोली से जवाब देना, कानून के दायरे में लेकिन नियमों के पार। मुंबई पुलिस के कुछ नाम ऐसे उभरे जिन्होंने अपराधियों की नींद उड़ा दी। प्रवीण सालुंके डाया नायक, प्रदीप शर्मा, राजवीर शर्मा, रविंद्र आंगे इसाक बागवान, ये लोग सिर्फ पुलिस नहीं थे, ये बन गए थे लिविंग लेजेंड्स। ये बन गए थे लिविंग। हर एनकाउंटर के बाद मीडिया उन्हें स्टार बना देती और जनता कहती, मारो, छोड़ो मत। बे प्रदीप शर्मा के नाम 100 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं। डाया नायक ने एक के बाद एक डी कंपनी के शूटर्स को गिराया। दाऊद का सबसे चतुर आदमी अबू सलेम, वो सिर्फ हथियारों को भेजता नहीं था, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगवाता था, डॉन का मैनेजर बनकर। उसने कई बॉलीवुड सितारों को धमकाया और एक निर्माता गुलशन कुमार की हत्या भी उसी ने करवाई। साल 2002 में पुर्तगाल से भारत लाया गया। अबू सलेम की गिरफ्तारी एक बड़ा झटका थी डी कंपनी के लिए। अबू सलेम ने कोर्ट में कई बड़े खुलासे किए। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर नेताओं तक सबके नाम सामने आए। मुंबई की सड़कों पर अब फिल्मी शूटआउट नहीं, असली शूटआउट हो रहे थे। शूटआउट एट लोकलैंड वाला, साल 1996। अंडरवर्ल्ड डॉन माया डोलस अपने 6 साथियों के साथ एक बिल्डिंग में छुपा था। मुंबई पुलिस ने बिल्डिंग घेर ली। 6 घंटे तक गोलीबारी चली। माया डोलस और उसका पूरा गैंग मारा गया। ये वो मुठभेड़ थी जिसने मुंबई पुलिस को फिल्मी पुलिस से रियल हीरो बना दिया। विक्रोली, मलाड, घाटकोपर, जोगेश्वरी, नागपाड़ा, हर इलाके में शूटआउट्स हुए। डी कंपनी अब खामोश थी। उसके शूटर या तो मर रहे थे या पाकिस्तान भाग रहे थे। हर सफलता के साथ विवाद जुड़ता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स पर आरोप लगे कि उन्होंने फेक एनकाउंटर किए। कुछ निर्दोष भी मारे गए। मीडिया बंट गया। कुछ ने पुलिस को हीरो बताया तो कुछ ने जज और जल्लाद कहा। कई स्पेशलिस्ट्स को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ पर केस भी चला, लेकिन सच्चाई वही थी। मुंबई की सड़कों पर अब गैंग्स का डर कम था। मुंबई ने आग देखी, धुआं देखा, खून, डर और चीखें भी देखीं, लेकिन फिर खड़ा हुआ अपनी पुलिस के साथ, अपने लोगों के साथ। एनकाउंटर स्क्वाड सिर्फ एक यूनिट नहीं थी, वो संदेश था कि जब मुंबई रोती है तो उसके जवान लड़ते हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे आएगा। भारत का इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड, दुबई से कराची, लंदन से अफ्रीका,
जहां डी कंपनी का पैसा, हथियार और प्रभाव दुनिया के हर कोने में फैला। 1980 और 90 के दशक में जब भारत के कानून ने दबाव बढ़ाया, तब अंडरवर्ल्ड ने नई पनाह ली। दुबई जहां न तो भारत की सीधा कार्रवाई चलती थी और न ही वहां की सरकार ने शुरू में हस्तक्षेप किया। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, टाइगर मेमन, सबने दुबई में आलीशान जिंदगी शुरू की। यहां से होते थे बॉलीवुड फिल्मों में निवेश, मैच फिक्सिंग के सौदे, हवाला नेटवर्क का संचालन और नए शूटर्स की भर्तियां। दाऊद ने दुबई छोड़ा और चला गया कराची, जहां उसे मिला आईएसआई का संरक्षण। आईएसआई ने उसे पासपोर्ट दिया, सेना के क्षेत्र में रहने की अनुमति और बदले में इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। दाऊद अब एक माफिया से आतंकवाद का फंडिंग चेहरा बन गया। उसके नेटवर्क से हुआ मुंबई धमाकों के लिए आरडीएक्स की सप्लाई, कश्मीर और पंजाब में फंडिंग, अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी, भारत विरोधी एजेंडों को लॉजिस्टिक मदद। भारत के सबसे तेज भागने वाले अपराधी जहां भी गए, उन्होंने वहां नेटवर्क खड़ा कर लिया। लंदन में इकबाल मिर्ची जैसे लोग डी कंपनी के वित्तीय मुखिया बने। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के जरिए हवाला और टेरर फंडिंग। हॉलैंड, बेल्जियम और स्पेन में ड्रग्स के रूट। अंडरवर्ल्ड अब एक कॉरपोरेट कंपनी बन चुकी थी, जहां माफिया सीईओ बन गया था और अपराध एक ऑपरेशन मॉडल। पूर्वी अफ्रीका, जहां कमजोर सरकारें और करप्शन ने भारत के अंडरवर्ल्ड को खुला मैदान दे दिया। नैरोबी, मोम्बासा, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, यहां से सोने की तस्करी होती थी। दुबई के रास्ते भारत, अफीम और कोकीन पहुंचती थी यूरोप, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नया कारोबार शुरू हुआ। मलेशिया और थाईलैंड, यहां डी कंपनी ने सुरक्षित ट्रांजिट हब बना लिए थे, जहां से पासपोर्ट, नकली वीजा और स्मगलिंग संचालित होती थी। दुनिया अब जाग चुकी थी। इंटरपोल ने दाऊद के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। यूएई, यूरोप, ब्रिटेन और सिंगापुर ने कई फ्रंट कंपनियां बंद कीं। रॉ और एनआईए ने ऑपरेशन बर्ड जैसे मिशन से दाऊद की हवाला और हवाला नेटवर्क को ध्वस्त किया। लेकिन दाऊद अब भी आजाद है, क्योंकि पाकिस्तान उसे ढाल की तरह बचा रहा है। भारत का अंडरवर्ल्ड कभी सिर्फ सड़कों पर चलता था, अब वह दुनिया के नक्शे पर चलता है। लेकिन भारत भी बदल चुका है। रॉ अब सिर्फ देखता नहीं, वो जवाब भी देता है। दुनिया में कोई भी कोना हो जहां भारत के दुश्मन हो, वहां तक भारतीय एजेंसियां पहुंच रही हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ बम और गोली की नहीं, ये लड़ाई है अस्तित्व की, न्याय की और भारत के सम्मान की।